नमस्ते दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से जो हमारा पहला आर्टिकल है वो शेड्यूल कास्ट का उप वर्गीकरण हो सकता है क्या, उससे लेकर एक जो वाद विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया हुआ है, उसके बारे में बात करता है। जो हमारा दूसरा आर्टिकल आज का है वो है जो कोविड-19 वैक्सीन का फेज 3 है, तो इस फेज 3 में किन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है जो कि इसके ट्रायल का भाग बनना चाहिए। उसके बाद में जो हमारा आज का तीसरा आर्टिकल है वो है कैटेगराइजेशन एक्टिविटीज का वर्गीकरण के बारे में, जो कि हमारे कोविड से रिलेटेड है। कौन कौन सी एक्टिविटी हमको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उसके लिए सरकार क्या एक दिशा निर्देश जारी कर सकता है, उसके बारे में ये बात करता है। और अंत में हमारा न्यूज इन फ्लैश है, जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ये लॉ सीखो के कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। उन्हीं में से एक कोर्स है वो है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज। ये हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है, जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा ये हमारे और कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो आज का जो एमसीक्यू है वो ये है कि ये जो आदिवासी समूह है, ये जो अनुसूचित जनजाति जो समूह है, ये इनमें से कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, कौन से राज्य से ताल्लुक रखते हैं। तो कौन कौन से ट्राइब्स, कौन कौन सी आदिवासी समूह है? जारवास, ओंगेस, शोम्पेन्स एंड नॉर्थ सेंटिलीज। तो आपका ऑप्शन ए है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, या ऑप्शन डी मलेशिया। आपका जो भी उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आज का जो हमारा वर्णात्मक प्रश्न है, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, वो यह है कि अनुसूचित जातियों के भीतर आर्थिक शोषित समूह के लिए आरक्षण का उपवर्गीकरण क्या सही होगा? मतलब कोटा विद इन कोटा, जिसे हम कह सकते हैं सिंपल भाषाओं में। इस कथन के पक्ष और विपक्ष में अपनी राय रखें। अपने जवाब का समर्थन करने के लिए प्रासंगिक केस लॉज का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो सब कैटेगराइजेशन जो एससी और एसटी है उनके बारे में है, जिसे हम उप वर्गीकरण कहते हैं, उसके बारे में है। तो ये समाचार में कैसे आया? तो अभी अभी 5 जजेस की जो बेंच थी, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह एंड अदर्स केस में, उन्होंने ईवी चनैया जो केस हुआ था उसमें जो डिसीजन दिया गया था उसको रिविजिट करने की बात की गई है। ये ईवी चिरैया जो केस था वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के एक डिसीजन, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अगेंस्ट में था, जो 2005 में एक डिस्प्यूट हुआ था, जिसमें उपवर्गीकरण को गलत ठहराया गया था। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि अब ये सीबीआई के पास गया है और वो अब इसको लार्जर बेंच को रिफर करेंगे, क्योंकि दोनों बेंच में 5-5 जज थे। तो अगर हमको ओवररूल करना है पिछला जजमेंट, तो ये जरूरी होता है कि पिछली बेंच से ये बेंच का साइज बड़ा होना चाहिए। मतलब अभी 5 से ज्यादा 7 या 9 जो भी एक जो एक विषम नंबरों में रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैटेगराइजेशन उप वर्गीकरण ऑफ एसिस है क्या। तो बात की गई है स्पेशल कोटा देने की। जैसे एससी में बहुत सारे जातियां आती है, उन जातियों में भी जो अंडर रिप्रेजेंटेड है, जिनका अभी तक रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई है। तो ऐसा कानून आंध्र प्रदेश में आ गया है, पंजाब में भी आया है, तमिलनाडु में भी है, बिहार में भी है। बिहार में तो ये काफी चर्चा का विषय रहता है, सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इनकी मानी जाती है। जैसे दलितों में भी जो ज्यादा वल्नरेबल है, जो ज्यादा शोषित है, जैसे महादलित। जैसे एक उदाहरण है, मुसहर समुदाय है बिहार का, जिससे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो है जितिन राम मांझी आते थे, तो आपने इस बारे में सुना होगा। तो जैसे दलित है, दलित में महादलित का एक प्रोविजन बना के उनको रिजर्वेशन अलग से देने की बात की गई है। तो चलिए देखते हैं ईवी चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में क्या रूलिंग हुई थी। तो जो पहला बिंदु है वो ये है कि सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में ही पावर है कि वो कोई भी इंक्लूजन या एक्सक्लूजन कर सकता है एससी या एसटीज को रिलेटेड, और स्टेट को इस बारे में, इस एरिया में जाने का कोई हक नहीं है, या इससे रिलेटेड उप वर्गीकरण वगैरह का, या कौन एससी में आएगा कौन एसटी में आएगा, इसके बारे में स्टेट्स को, जो राज्य है, उनका कोई हक नहीं बनता। तो किन को जोड़ना है, किन को निकालना है, ये पूरा
प्रेसिडेंट का एक डिस्क्रिशन है, और हमको पता है कि प्रेसिडेंट वर्क ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो सरकार है, जो कैबिनेट है, उसके एड एंड एडवाइस पे वो वर्क करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये माना गया है, ईवी चिनैया केस में ये बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये माना गया है कि जो एससी ग्रुप है वो होमोजीनियस है, मतलब वो अपने आप में बिल्कुल समान है, उसमें एक हेट्रोजिनिटी, उसमें विभिन्नता नहीं है, वो सबकी परिस्थिति एक समान ही है। उसके बाद में जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का एक आर्ग्यूमेंट था कि स्टेट के पास पावर है कि वो एजुकेशन और रिजर्वेशन जैसे सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकता है, तो इसको स्ट्रेट अवे इसको सीधे रूप में सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिनैया केस में रिजेक्ट करा। तो देखते हैं कौन कौन से आर्ग्यूमेंट है जो पक्ष और विपक्ष में किए गए हैं सब कैटेगराइजेशन उपवर्गीकरण को लेकर। तो जो हमारा पहला बिंदु बनता है वो ये है कि हमको पता है कि ऐसी जो शेड्यूल कास्ट है उनको उनको अतीत में एक अनटचेबिलिटी, एक छुआछूत जैसी कुरीति का सामना करने को मिला था, जिनके कारण काफी सालों तक उनका विकास और उनको जो एक अपॉर्चुनिटी, उनको जो मौके मिलने चाहिए थे, उनसे उनको वंचित रखा गया। ना वो आर्थिक रूप से बढ़े, ना वो शिक्षित रूप से बढ़े। तो ऐसे ही जनरल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि हम एक क्रिमिनल का कंसेप्ट बना सकते हैं। 2018 में ये पिछले सालों में ही हुआ है। 2018 में 2 साल पहले ही ये केस हुआ है कि क्रिमिलियर हम एक जैसे ओबीसी में होता है क्रीमिलियर, मतलब जैसा दूध होता है, दूध के ऊपर हम देखते हैं कि एक क्रीम आ जाता है, एक मलाई आ जाती है, ठीक है, जो कि उसका दूध का सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट होता है। वैसे ही कास्ट में जो सबसे ऊपरी तबका होता है उसको हम क्रीमिलियर कहते हैं, क्रीमिलियर पॉपुलेशन कहते हैं। तो इनको जो एक्स्ट्रा असिस्टेंस है, अफर्मेटिव एक्शन की जो जरूरत है, उनकी जरूरत सरकार नहीं मानती, इसलिए ओबीसी में हम देखते हैं कि जो क्रीमिलियर है उनको रिजर्वेशन फायदा नहीं मिलता, और वही एससी में भी लाने की बात की गई है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसके अगेंस्ट में, इसके विपक्ष में क्या कहा गया था। तो ये कहा गया है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवी चिनैया केस में कहा है कि ये एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस के आधार पर नहीं तय किया गया है। जैसे ओबीसी जो रिजर्वेशन है वो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि जो पीछे है, आर्थिक दृष्टि से जो शैक्षणिक दृष्टि से उनके लिए बनाया गया है, लेकिन एससी और एसटी जो है इनका इतिहास दूसरा था। और अनटचेबिलिटी या आदिवासी जो है जो कि मुख्य धारा में आने के लिए जिनको बहुत समय लगा, इसके लिए हमने ये बनाया है। तो इस आधार पे अगर हम इसको कैटेगराइज करें ऑन सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, तो इस आधार पर तो एससी और एसटी बने ही नहीं है, तो हम कैसे इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। उसके बाद में जनरल सिंह केस में एक बात ये है कि अभी भी ये केस का फाइनल डिसीजन नहीं आया है, क्योंकि रिव्यू के लिए अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो आप इसको आधार बना के आप कैसे आर्ग्यू कर सकते हैं। चलिए, जो अगर हम पक्ष में आर्ग्यूमेंट देखते हैं कि आर्टिकल 341 जो है, आर्टिकल 341 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट के पास में ही पावर है कि वो एसटी और एससी को सब कैटेगराइज, सब क्लासीफाई या डिस्ट्रीब्यूट, या किसी को घटा या किसी का एक्सक्लूजन इंक्लूजन कर सकते हैं। इसमें राज्यों की कोई दखल अंदाजी जरूरी नहीं है। वही जब हम यहाँ पर इसके विपक्ष का पॉइंट देखते हैं, तो ये कहा गया है कि द स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन थॉमस जो 1976 में केस हुआ था, उसमें ये कहा गया है कि एससीज को हम कास्ट ना माने, हम जाति ना माने, ये एक क्लास है, ये एक वर्ग है, ये जाति नहीं वर्ग है। तो हमारे संविधान में भी हम देखते हैं कि क्लास बेस्ड रिजर्वेशन है। आर्टिकल 14 में भी कहा है कि स्पेशल क्लास के लिए हम एक स्पेशल लेजिस्लेशन ला सकते हैं। उसके बाद में अगला जो पक्ष का पॉइंट हम वो ये देखते हैं कि क्लासिफिकेशन इज डन फॉर सर्टेन रीजन, उसका कुछ रीजन होना चाहिए, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो सिर्फ आप स्ट्रेट अवे अगर आप एससी और एसटी को रिजर्वेशन दे दिया और उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इक्वलिटी के प्रोविजंस को हिट करता है। तो इसीलिए जरूरी होता है कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, और जिन तक अभी तक इसका लाभ नहीं पहुंचा है, इन तक पहुंचाने की जरूरत है। और इसके विपक्ष में एक ये बिंदु आता है कि रिजर्वेशन जैसा जो हमेशा से एक विषय रहा है राजनीति में, वो कहीं ना कहीं एक वोट बैंक की राजनीति रही है। इसमें कहीं भी ये बात नहीं कही जाती है या मानी जाती है कि नहीं, ये उनके समाज को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार आती है, वोट बैंक का सिर्फ एक साधन बन के रह जाता है।
तो चलिए हम आर्टिकल 341 भी देखते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट के पास में ये पावर है कि वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कास्ट, रेस, ट्राइब या उनके किसी पार्ट को या उनमें से किसी ग्रुप को एज अ शेड्यूल्ड कास्ट। तो ये सारा पावर जो है वो हमारे प्रेसिडेंट के, हमारे राष्ट्रपति के पास में रहता है। तो चलिए दूसरा आर्टिकल देखते हैं, ये है पार्टिसिपेंट्स फॉर फेज 3। तो फेज 3, कौन से फेज 3 की बात करी है, यहाँ पर करी है वैक्सीन से रिलेटेड फेज 3 की बात की गई है। इसीलिए ये एक समाचार में है कि अभी देखने को मिला है कि दो जो कोविड 19 की जो वैक्सीन है वो अपने फेज 3 ट्रायल में आ गई है। तो फेज 3 ट्रायल क्या होता है हम वो भी समझेंगे। तो देखते हैं अलग अलग कौन कौन से ट्रायल होते हैं। जो फेज 1 ट्रायल होता है वो वैक्सीन की सेफ्टी जांचता है। जो फेज 2 होता है वो वैक्सीन की सेफ्टी भी जांचता है, उसके अलावा वो ये भी देखता है कि वो वायरस जिसके लिए वो वैक्सीन बनाई गई है उसके लिए कितने अच्छे तरीके से एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है और वो वायरस को कैसे न्यूट्रलाइज, कैसे खत्म कर सकता है। उसके अलावा टी सेल जो इम्यूनिटी होती है ये एंटीबायोटिक से हटके होती है। टी सेल भी हमारी बॉडी में एज अ रक्षक, ऐसे सोल्जर की एक भूमिका अदा करते हैं। तो ये भी उससे कैसे रिएक्ट करते हैं और ये भी कैसी रोग प्रतिरोधक क्षमता बॉडी में पैदा करते हैं। तो फेज 3 क्या होता है, फेज 3 में मतलब जैसे हमारा फेज 1 हो गया, फेज 2 हो गया, हमने देख लिया सेफ है, ये वर्क कर रहा है। उसके बाद में हम फेज 3 में ये देखते हैं कि इसके अलावा इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है या और कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं आ रहा है जिससे इससे कहीं हानि पहुंच सके। तो ये एक एक्स्ट्रा मेजर होता है। तो फेज 1 और 2 में बहुत हद तक हम ये जांच लेते हैं और फेज 3 में हम उसका एक एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट उससे रिलेटेड करते हैं। तो चलिए देखते हैं वैक्सीन का ऑब्जेक्टिव क्या है। एक थोड़ा सा मैं आपका समझ लूंगा इसमें कि वैक्सीन एक्चुअली होती क्या है। वैक्सीन में बेसिकली जो डेड वायरस होते हैं या जो कमजोर वायरस होते हैं वो हमारी बॉडी में डाले जाते हैं। तो हमारी बॉडी उन कमजोर वायरस से आराम से लड़ लेती है और हमारी बॉडी में एक एंटीबायोटिक्स बन जाती है, जिससे अगर फ्यूचर में कभी वो एक्चुअल लिविंग वायरस हमारे बॉडी में आया, कभी वो एक्टिव वायरस हमारी बॉडी में आया, तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स है तो वो उससे आराम से लड़ सकते हैं। तो वैक्सीन एक इस प्रकार की वैक्सीन हम मान सकते हैं कि इस प्रकार का एक टीका या ये इस तरीके का लसीकरण होता है। तो हम ऑब्जेक्टिव पे आते हैं कि ऑब्जेक्टिव कौन कौन से है। तो शॉर्ट टर्म जो छोटे समय के लिए होता है वो ये है कि हमारी जो वल्नरेबल इंडिविजुअल्स है, जो मोर प्रोन टू रिस्क है, जो ज्यादा असुरक्षित हमारी जनसंख्या है, ठीक है, उनको डिसीज से बचाने के लिए, उनको डेथ से बचाने के लिए ये उसका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमारी जो पॉपुलेशन जो एक्सपोज्ड है, ठीक है, जैसे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हो गए, नर्सेस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, इनको इसका काफी ज्यादा खतरा रहता है। और इनको सिर्फ इसका खतरा सिर्फ उन्हीं को नहीं रहता है, उनके घर में जो लोग हैं उनको भी रहता है और वो बहुत सारे पेशेंट से मिलते हैं। तो जो पेशेंट्स ऑलरेडी इल है उनसे मिलेंगे और डॉक्टर अगर कैरियर हुआ तो ये उनकी जान के लिए भी खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन, ये कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शन फैलाना है उसको कम करता है। और लॉन्ग टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म ये है कि रिडक्शन ऑफ वायरल इन्फेक्शन, की ये पूरी ओर से हम इस बीमारी को बंद ही कर दे और ये वायरल इन्फेक्शन हम खत्म ही कर दें। तो चलिए देखते हैं कि राइटर ने क्यों कहा है कि हेल्थ केयर वर्कर जो है उनको फेज 3 में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की जरूरत है और उनको फेज 3 ट्रायल्स का पार्ट होने की जरूरत है। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल रीजन बताया गया है कि ये हमारे हमेशा से फर्स्ट वॉलेंटियर और पार्टिसिपेंट रहे हैं। भूतपूर्व में जितनी भी वैक्सीन आई है, जितने भी लसीकरण हुए हैं, उनमें हमारे फ्रंटलाइन जो वॉरियर्स जिनको हम कहते हैं वो एज अ वॉलेंटियर्स बने हैं हमेशा। तो ये पहला है हिस्टोरिकल रीजन। दूसरा जो कहा गया है कि ये कहीं ना कहीं जनरल पब्लिक का जो मोटिव है और जो एक मोराल जो गिर जाता है उसको कहीं ना कहीं ये बूस्ट करेगा इनके पार्टिसिपेशन से, कि हाँ जब हमारे फ्रंटलाइन वर्कर ही इस पर एक भरोसा जता रहे हैं तो ये हमारे लिए भी उतना सेफ होगा। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि हमारा जो फ्रंट लाइन वर्कर है, आपको पता होगा कि 12-12, 15-15, 18-18 घंटे इनको काम करने की जरूरत पड़ती है। दिनों तक वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही काम कर रहे, अपने घर भी नहीं जा रहे। तो इनका कहीं ना कहीं उनका एक मॉरल थोड़ा गिर गया है। तो उस मॉरल को उठाने में भी काफी सहायता मिलेगी कि देखो हमारी सरकार, हमारे लोग पहले हमारी सुरक्षा चाहते, इसलिए हमको पहले दी जा रही है वैक्सीन।
ये तीसरा बिंदु हुआ। चौथा बिंदु ये है कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर है वो कहीं ना कहीं एक अ, एक कंट्रोल ट्रायल मौजूद करवाते हैं जो कि काफी जो एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट पे बेस रहता है। वो इसको जानते हैं कि इसका खतरा कितना हो सकता है, इससे क्या अच्छी और क्या बुरी चीज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उनका एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट इसमें आएगा। अननेसेसरी हम किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि इस बैकग्राउंड मेडिकल बैकग्राउंड से बिल्कुल ताल्लुकात नहीं रखते उसको देंगे तो वी डोंट नो कि उनका इन्फॉर्म्ड कंसेंट उनसे प्रॉपर उनकी सहमति ली गई है कि नहीं ली गई है। उसके अलावा हम हमारे हेल्थ वर्कर्स को कैसे मोबिलाइज कर सकते हैं, कैसे इसके लिए इंकरेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है और उसके अलावा जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको साथ में आके उनके वर्कर्स को, उनके मेंबर्स को इंकरेज करना चाहिए इस फेज के लिए इनरोल करने का, वॉलंटियर करने के लिए। जो दूसरा है कि जैसे ड्यूक रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो एक हीरो प्लेटफॉर्म हेल्थ केयर वर्कर एक्सपोजर रिस्पॉन्स एंड आउटकम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है जिसमें कि जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर थे उन पे पहला टेस्ट किया गया। तो वैसे ही एक हमारे भारत में भी एक वैसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की जरूरत है, एक वैसा कार्यक्रम लाने की जरूरत है। उसके बाद में हमको ये भी जरूरत है कि हमको एक नेशनल रजिस्ट्री की जरूरत है। जैसे जिनको ये हो गया है उनकी बॉडी में तो एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी आ गए हैं, ठीक है, वो इम्यून हो गए हैं। जैसे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर जो मेट्रो सिटीज में कम से कम 30 से 40% ये ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं और उनके पास में इसका एंटीबायोटिक है, तो उन पर ये ट्रायल करके तो कोई इतना जरूरी नहीं है। राइटर ये कहते हैं वो ऑलरेडी इन्फेक्ट एंटीबायोटिक्स है। वैक्सीन का देना इसीलिए होता है कि एंटीबायोटिक्स तो अभी तक जो एक्सपोज नहीं हुए, इनको जो अफेक्टेड नहीं हुए इससे, जो इन्फेक्टेड नहीं हुए इससे, हमको उन्हें देना चाहिए। तो एक नेशनल रजिस्टर बनाने की जरूरत है जिसमें हम ये डेटा मेंटेन करें कि कौन अभी तक अफेक्टेड हो गया, कौन अभी तक इन अफेक्टेड नहीं है। जो इन्फेक्टेड नहीं हुआ है उन पे ये पहले ट्रायल करना चाहिए। चलिए, तो जो हमारा तीसरा आर्टिकल है वो कैटेगराइजेशन ऑफ एक्टिविटीज इन पेंडेमिक। तो जो हम कार्य अलग अलग गतिविधियां करते हैं उसके कैटेगराइजेशन की बात की गई है। तो ये क्यों समाचार में है, तो हमको ये देखने को मिलता रहा, ये एक बिहेवियर साइंस पर बेस्ड है। ये आर्टिकल ये कहता है कि जैसे हमको देखने को मिल रहा है कि जब स्टार्टिंग में मार्च और अप्रैल में हम देख रहे थे तो 70-80 केसेस बढ़ रहे थे, तो भी हमारे समाज में इतना पैनिक था, हम बहुत ज्यादा प्रिकॉशन ले रहे थे। कोई आ रहा था घर, उसका हाथ सैनिटाइज कर रहे थे, उसको पूरा सैनिटाइज कर रहे थे। हम खुद हमारे घर में अंदर बाहर से आने के पहले हम सैनिटाइज करते हर एक चीज को, बार बार हाथ धो रहे थे। पर कहीं ना कहीं वो चीज में अभी एक कमी आने को मिली और लोग काफी उसको एक कैजुअल अप्रोच हो गया है। तो ऐसा क्यों है, राइटर इसका एक डिस्कस करते हैं। तो राइटर बताता है कि कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इसके रिस्क को लेकर। तो पहली बात तो ये है कि ऐसा क्यों हुआ। पहले स्टार्टिंग में जब ये वायरस आया था तो ये सबके लिए काफी नया था। हम देख रहे थे कितने तेजी से नंबर बढ़ रहे थे। नोवेल कोरोना वायरस मतलब ही यही होता है कि नोवेल मतलब नवीन, अपने आप में एकदम यूनिक, एकदम नया, जो अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ हो। तो अब ये नोवेल नहीं रहा, ये काफी लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है। तो इसलिए राइटर कह रहे हैं कि ये नोवेल नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में आ गई है कि नहीं अब ये इतना खतरनाक नहीं है ऐसे। तो दूसरी चीज ये है कि अब जनरली इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो लोगों की वो सोच में उस तरीके का परिवर्तन नहीं आ रहा है। आज 60,000 70,000 जैसे केसेस पर डे हमको देखने को मिलते हैं, पर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं हाँ लोग ठीक हो रहे, तो एक मेंटेलिटी ऐसा बन जाता है कि नहीं चलो इट इज फाइन, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जरूरत है कि हम और ज्यादा प्रिकॉशंस लें। उसके साथ में एक इमोशन लोगों का ये हो गया है, एक धारणा ये बन गई है कि हम घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और हम बाहर जाएंगे तो हम इन्फेक्ट हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है, राइटर बताते हैं। राइटर ये कहते हैं कि आप घर में रहते हो, ठीक है, तो ये ड्रॉपलेट से फैलता है, ठीक है, हवा में कुछ देर ये रहता है। अभी तक स्टडी हुआ है कि ये कुछ देर हवा में तो रहता ही है। तो अगर आप एक कमरे में बैठे हो तो बहुत ज्यादा, और हमारे अर्बन हाउसेस देखे, मुंबई जैसे शहर देखे, वहां पे इतने छोटे छोटे यहाँ पर घर है, दिल्ली में भी है हमारे पास में स्पेस, लेकिन वहां पे जो हाउसेस है हमारे छोटे हाउसेस है, ठीक है, सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन हमारे छोटे घरों में रहती है, तो उनमें ये और फैल सकता है। तो हम खुले में, हमको उल्टा जाना चाहिए। इवन हम किसी से मिलते हैं तो घर के बजाय हमको पूरे एरियाज में मिलने चाहिए। राइटर ने एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है, जैसे मैं इसको सॉल्यूशन के रूप में भी हम ले सकते हैं। जैसे कलर कोडिंग करनी चाहिए। जैसे हम जिम में जाते हैं तो जिम में इसका रिस्क काफी हाई होता है बिकॉज वो क्लोज चैम्बर है, ठीक है, लेकिन हम टेनिस खेलते हैं तो टेनिस के लिए
टेनिस जैसे खेल के लिए जहाँ हम खुले में खेलते हैं तो तब वो इतना हानिकारक नहीं, क्योंकि हम बहुत दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहाँ पे हो जाता है। उसके साथ में एक और कोडिंग का उदाहरण देते हुए राइटर ने कहा है कि जैसे हमारे घर कोई आता है तो वो बहुत ज्यादा रिस्की है, ठीक है, और हम जैसे राशन की दुकान पे लेने जाते हैं तो वो थोड़ा कम रिस्की है। और अगर हम किसी दोस्त मित्र से जैसे पार्क में मिलते हैं, खुले पार्क में मिलते हैं जो क्राउडेड नहीं है, तो वो और कम रिस्की है। तो इसका कोडिंग, जैसे कोई हमारे घर आ रहा है ज्यादा रिस्की, दैट इज रेड। जैसे हम किराने की दुकान पे जा रहे हैं वो ऑरेंज, और जैसे हम किसी दोस्त से बाहर मिल रहे हैं तो दैट इज ग्रीन। तो अगर हम इसकी कलर कोडिंग करें तो कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस फैलाने में काफी ज्यादा मदद करेगा। तो जैसे हमारा जब भी कोई एग्जाम में कोई वर्णनात्मक प्रश्न आता है तो ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट है जो हमको एक अपर एज देता है हमारे आंसर एज कम्पेयर टू जब हम दूसरों से लिखते हैं कि कैसे ये हम बताता है एग्जामिनर को कि हाँ हमको बहुत बिहेवियर साइंसेस और जो दूसरी चीजें हम उनको भी साथ में ले सकते हैं, और ऐसे कुछ सुझाव हो सकते थे कि जिससे हमको ऐसी बीमारियों के लिए ऐसी कंडीशन में एक फाइट करने में हेल्प मिलती है। चलिए, तो आज का जो हमारा न्यूज एंड फ्लैश है, अब वो पहला आता है अंडमान निकोबार से। तो जो ग्रेटर अंडमान ट्राइब है वहां पे अभी ये देखने को मिला कि उस ट्राइब के लिए जो कि पीवीटीजे जो कि हमारी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप रहते हैं, उनके उनमें से एक ग्रुप में 5 वहां के जो मेंबर्स है ट्राइब वो पॉजिटिव पाए गए। तो अभी उड़ीसा की भी खबर आई थी कि वहां की भी जो पीवीटीजी जो ग्रुप है वहां पर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ उनके जो मेंबर्स ट्राइबल ग्रुप के वो भी अफेक्ट हो गए थे, वो भी इन्फेक्टेड हो गए थे। तो अभी देखने वाली बात रहेंगी जब आदिवासी समूह जो कि बेसिक वायरसेस से इतना इम्यून नहीं है क्योंकि वर्ल्ड से इतना एक्सपोज नहीं है, तो यहाँ पर टैकल कैसे करेंगे। अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये क्वेश्चन बन जाता है कि अंडमान निकोबार जो है वो हमेशा से एक आदिवासी समूह का एक घर रहा है। वहाँ पे 5 पीवीटीजी समुदाय है। वो 5 पीवीटीजी समुदाय कौन कौन से है? जो ग्रेट अंडमानीज, ग्रेट अंडमानीज, जारवास, ओंगेस, शॉम्पिंस एंड नॉर्थ सेंटिलीज। तो ये 5 समूह हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं कि इनमें से कोई कौन सा पीवीटीजी ग्रुप आता है, तो ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है। उसके बाद में रोहतांग टनल से लेकर जो हमारी दूसरी न्यूज आ रही वो ये है कि प्रधानमंत्री हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस रोहतांग टनल का इनॉग्रेशन उद्घाटन किया था जो कि मनाली और लेह को जोड़ती है। तो अभी ये खबर है कि सितंबर में ये खत्म हो जाएगा, पहले ये और पहले खत्म होना था, लेकिन चलते चलते 2020 तक खींच गया। उसके बाद में कोविड के चलते हुए ये थोड़ा और डिले हो गया। तो इससे फायदा ये पहले तो यहाँ एक इन्फॉर्मेशन ये है कि 9 किलोमीटर लंबा ये है, ठीक है, एल्टीट्यूड 3000 मीटर पे है, और ये पीर पंजाल जो रेंज है उसको कट करता है और मनाली और लेह के बीच का जो 46 किलोमीटर का डिस्टेंस रिड्यूस करके उसको 46 किलोमीटर कर देता है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश वालों के लिए भी इसमें काफी अच्छी मदद मिलेंगी उनको, जैसे लाहौल स्पीति जो सबसे हमारा सुदूर का जिला है, जो एकदम चीन के तिब्बत से लगा हुआ है। तो लाहौल स्पीति एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 6-7 महीने तो कोई कनेक्टिविटी होती ही नहीं थी इंडिया से। तो इस टर्नल बनने के कारण उनको भी काफी ज्यादा मदद होंगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक वेलकमिंग मूव है और बहुत अच्छी न्यूज है हिमाचल प्रदेश और हमारे लेह के लोगों के लिए। उसके बाद में जो तीसरी न्यूज आ रही है वो है जो वुल बाकिया बैक्टीरियम से रिलेटेड। तो इंडोनेशिया में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक एक्सपेरिमेंट हुआ है कि वहां पर एक वॉल बैक्टीरिया जो बैक्टीरियम था, इसको हमने कुछ मॉस्किटोज में डाल के उसको हमने इन्वायरमेंट में छोड़ दिया। तो जो हमारा डेंगू फैलाने वाले फीमेल एडिस एजिपीटी जो मॉस्किटोज रहते हैं, ये उनके साथ में जाके मिलते हैं, और ये इसको फर्दर उनके साथ में जब हम ये मानते हैं कि उनका क्रॉस ब्रीडिंग होता है, तो कहीं ना कहीं जो फ्यूचर में आने वाले जो मच्छर रहते हैं और ये जो मच्छर रहते हैं वो डेंगू का वायरस जो नहीं फैला पाते हैं। तो ये बैक्टीरिया अगेंस्ट बैक्टीरिया वाला थिंग है ये, कि ये बैक्टीरिया कहीं ना कहीं वो बैक्टीरिया को फैलने से रोकता है। तो जैसे कि दिया गया है कि जो हमारा फीमेल एडिस मॉस्किटो रहता है नो लॉन्गर स्प्रेड डेंगू व्हेन कैरिंग वॉल बैक्टीरिया एज इट्स प्रेजेंट डज नॉट अलाउ वायरस टू मल्टीपल इनसाइड द वेक्टर। तो ये एक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है।
इसी के साथ हम हमारा आज का एनालिसिस यही समाप्त करते हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।